हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब के लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे। अरे वाह वाह बस हो गया, अभी जरा आगे का सुनो। ये लाइंस बॉलीवुड के चुराए हुए गानों की नहीं है, बल्कि 18वीं सेंचुरी हिंदुस्तान के वर्ल्ड फेमस शायर मिर्जा गालिब की है। मिर्जा गालिब उर्दू भाषा के एक फेमस शायर थे जिनकी शायरी आज भी वर्ल्ड फेमस है और अक्सर प्यार मोहब्बत इश्क में धोखा खाए हुए लोग गालिब साहब की ये शायरी का यूज करते हैं उनके दिल का हाल बताने के लिए। गालिब की शायरी तो बहुत सुनी होगी पब्लिक ने, लेकिन बहुत कम पब्लिक को उनकी कंट्रोवर्शियल लाइफ स्टोरी के बारे में मालूम है, जिसको मैंने इस वीडियो में सबसे सिंपल तरीके में बताने की कोशिश की है। तो मेहरबानी करके वीडियो को एंड तक जरूर देखो। हाँ, तो मिर्जा असदुल्ला बेग खान, मोस्ट कॉमनली नोन एज मिर्जा गालिब या सिर्फ गालिब भी बोले तो कोई भी बच्चा घर तक लाके छोड़ देता। मिर्जा गालिब का जन्म 27 दिसंबर 1797 को काला महल आगरा के हिंदुस्तान के एक अमीर मुगल फैमिली में हुआ था। इंडिया में उस टाइम मुगल रूल खत्म होने की कगार पे था और ब्रिटिश राज शुरू हो चुका था। मिर्जा गालिब के नाना सेल्जुक एम्पायर के 5वें सुल्तान के वंशज थे और पिता मिर्जा अब्दुल्ला बेग लखनऊ के नवाब और हैदराबाद के निजाम के दरबार में काम करते थे। बहुत पब्लिक को लगता है कि गालिब दादा इतना बड़ा शायर था तो इनकी लाइफ भी एकदम सेट रहेंगी, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं था। मिर्जा गालिब को उनके लाइफ में बहुत चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ा था और ये चैलेंजेस मेनली पैसा पानी और पर्सनल लाइफ इश्यूज और पॉलिटिकल लफड़े की वजह से हुए थे। तो गालिब जब 5 साल के थे तब उनके पिता अलवर की लड़ाई में शहीद हो गए थे और फिर उनकी फैमिली को बहुत गरीबी का सामना करना पड़ा। पिता के मौत के बाद उनके चाचा मिर्जा नसरुल्ला बेग खान ने उनकी देखरेख करी, लेकिन 3 साल बाद ही मतलब गालिब साहब जब अराउंड 8 साल के थे तभी उनकी भी हत्ती पे से गिर के मौत हो गई। गालिब ने 11 साल की उम्र में ही गजल और शायरी लिखनी शुरू कर दी थी और क्योंकि उनकी पढ़ाई मेनली पर्शियन और अरेबिक लैंग्वेज में हुई थी, आगे चल के उनके शायरी में ये सब लैंग्वेजेस का एक अलग ही ब्लेंड मतलब स्टाइल पैदा हो गया। 13 साल की उम्र में गालिब साहब ने उमराव बेगम से शादी की जो फिरोजपुर के नवाब की फैमिली से थी। कुछ सालों बाद वो अपने वाइफ और अपने छोटे भाई मिर्जा यूसुफ के साथ दिल्ली शिफ्ट हो गए चांदनी चौक के पास, जहां उनके 7 बच्चे हुए। सातों के सातों बच्चे बचपन में ही गुजर गए और उनके छोटे भाई का भी कुछ टाइम में ही इंतकाल हो गया, मतलब वो भी गुजर गए। अमीर घर में पैदा होने के बाद भी मुगल एम्पायर के खत्म होने की वजह से उनका सब पैसा पानी खत्म हो चुका था। ब्रिटिश राज के अंडर मिर्जा गालिब अब ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने लगे, जिसकी वजह से उनका रोज का चाय पानी का खर्चा तो निकल जाता था, लेकिन वो इतना नहीं था कि उनकी गरीबी उससे दूर हो सके। तो खैर, गालिब साहब की शायरी का सफर शुरू हुआ था बहादुर शाह द सेकंड के रूल के टाइम, जो इंडिया के लास्ट मुगल राजा थे। दिल्ली में बहादुर शाह के दरबार में गालिब साहब का आना जाना वहीं से शुरू हुआ और उधर उनका मिलना बड़े बड़े दिग्गज शायरों से होने लगा, जिनके साथ वो मुशायरा करते थे। अभी जिनको नहीं मालूम कि मुशायरा क्या रहता, उनके लिए शॉर्ट में मैं इतना ही बोलता हूँ कि पहले के राजा लोग जब बोर होते थे तब वो लोग एंटरटेनमेंट के लिए अलग अलग स्किल करने वाले लोगों को बुलाते थे करतब करने के लिए। जैसे अपने इधर इंडियाज गॉट टैलेंट और झलक दिखला और उड़ के दिखा ऐसे शोज में पब्लिक सिर वीर पे ट्यूबलाइट फोड़ती तलवार खाती, वैसे ही उसी टाइम के राजा लोग भी मुशायरा ऑर्गेनाइज करते थे। ये मुशायरा मतलब एक जमावड़ा मतलब एक मीटिंग रहती थी शायर लोग की, जिधर दूर दूर से किलो के भाव से एक शायर आते थे एक दूसरे से कम्पीट मतलब मुकाबला करने के लिए और ये बताने के लिए कि कौन किससे भारी है। मतलब तुम बोल सकते हैं कि मुशायरा मतलब उस टाइम के अंडरग्राउंड रैप बैटल के जैसे होते थे और एंड में एक विनर डिसाइड होता था, जिसको राजा इनाम में आने जाने के खर्चे के अलावा हाथ में 20 रुपए की नोट भी देते थे। हाँ, तो गालिब साहब भी दिल्ली के दरबार में आने वाले शायरों से जुगलबंदी करते थे और मोस्टली जीत भी जाते थे और उधर से ही उनके शायराना करियर ने टेक ऑफ किया। उनके टैलेंट से खुश होकर राजा बहादुर शाह जफर ने उन्हें दाबिर उल मुल्क मतलब सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट के टाइटल से नवाजा और आगे चल के नजमुद्दौला मतलब स्टार ऑफ द स्टेट के खिताब से भी सम्मानित किया। मिर्जा गालिब दिल्ली के रॉयल दरबार के एक इम्पोर्टेंट मिनिस्टर भी थे और राजा साहब के पोइट्री टीचर भी थे। खुद मुगल फैमिली में पैदा होने के बाद भी मिर्जा साहब ने कभी कोई नौकरी नहीं की। उनका भत्ता पानी मेनली राजा से मिले हुए इनाम से या फिर दोस्तों से उधार लेके चलता था। गालिब ने खुद कहा था कि यहाँ उनकी कोई कदर नहीं है किसी कोई जमाने में और उनकी असली कदर आने वाले जनरेशंस करेंगे। मतलब उनके बोलने का शायद मतलब था कि अगर वो आज के टाइम में पैदा होते थे तो उनकी इंस्टा यूट्यूब पे आराम से 60 to 70 मिलियन की फॉलोइंग आराम से रहती थी। और तुम्हारे इन्फॉर्मेशन के लिए बता दो कि गालिब नाम उन्होंने खुद चुना था एज अ स्टेज नेम, जिससे कि लोगों को उनको याद करना आसान हो। और गालिब का अरबिक में मतलब होता है एक्सीलेंट मतलब सबसे भारी। तो खैर, जैसे कि मैंने पहले बोला कि हिंदुस्तान में उस टाइम मुगल राज खत्म होके ब्रिटिश राज जब शुरू हुआ था तो जितने भी राजा लोग थे इंडिया के, उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने राजा तो रहने दिया था लेकिन उनका दाना पानी बंद कर दिया था। मतलब हिंदुस्तान का रेवेन्यू अब राजा लोग से हट के ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर आ गया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट की इस चाल
ने सारे राजाओं की शाही खजाने को खाली कर दिया था और उनको मोबाइल रिचार्ज करने के लिए भी ब्रिटिश गवर्नमेंट से पैसे मांगने पड़ते थे। जस्ट जोकिंग। लेकिन सच में राजा लोग की हालत बहुत टाइट थी। उनकी हालत ऐसे हो गई थी कि खाना नहीं है खाने को, फिर भी सिंतौल मांगता है नहाने को। तो राजा लोग की झूठी शान को मेंटेन करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको ब्रिटिश पेंशन पे डाल दिया। मतलब जैसे जॉब में अपने को मंथली सैलरी मिलती है, वैसे राजा खुद अभी पेंशन पे आ गए थे। इसके अलावा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिल्ली के राजा के दरबार में फुल फील्डिंग लगा के रखी थी और एक से एक जासूस मतलब टिप्पर लगा के रखे थे दरबार पे नजर रखने के लिए कि कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट से वो लोग गद्दारी तो नहीं कर रहे। सिर्फ राजा ही नहीं, तो राजा के दरबार में आने जाने वाले लोगों पे भी उनकी कड़ी नजर थी। तो मिर्जा गालिब भी एक दिन राजा के दरबार जा रहे थे रेगुलर मीटिंग पे, तो एक जासूस ने अंग्रेजों को टिप दे दी कि भाई ये शायर का दरबार में बहुत आना जाना है, इसको रिमांड में लो जरा। तो मिर्जा गालिब जो खुद राजा के पेंशन पे थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गालिब साहब की पेंशन को कर दिया बंद। गालिब साहब आ गए टेंशन में और राजा को बोले कि भाई मेरे को नहीं मांगता है सिंतौल नहाने को, लेकिन मेरे को पेंशन तो मांगता है खाने को। तो राजा साहब ने भी उनको जवाब दिया, अरे भाई तुम फिर आ गए मेरे को सताने को, पेंशन मांगता है तो तुमको जरूरत पड़ेगी कलकत्ता जाने को। कलकत्ता इसके लिए क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट का हेड ऑफिस था कलकत्ता में। तो मिर्जा साहब कलकत्ता गए ब्रिटिश हेड ऑफिस को उनसे पेंशन वापस चालू करो बोलने को। उस टाइम गालिब साहब की पेंशन थी 50 रुपए। तो खैर अंग्रेज गवर्नमेंट ने उनकी रिक्वेस्ट को कर दिया कैंसिल और उनकी पेंशन फिर कभी भी चालू नहीं हो सकी वापस। इसी गम में गालिब साहब और डीप शायरी लिखने लगे और फिर कलकत्ता का खाना हवा पानी उनको इतनी पसंद आई कि वो वही रुक गए कुछ टाइम के लिए अपने शायरी के करियर को बढ़ाने के लिए। झूठ नहीं बोलूंगा भाई, गालिब साहब को एक बुरी आदत थी, उनको शराब का बहुत शौक था और वो एक नंबर के पियक्कड़ और मिजाज से बहुत मस्त मौला आदमी थे। मतलब जो दिल में आता था वो वही करते थे। एक फेमस किस्सा है उनका कि एक दोस्त ने उनको बोला कि मेरठ में एक नंबर की शराब मिलती है, तो वो मेरठ चले गए पैदल और आते आते 2 गधों पर बहुत सारी शराब को लाद के खुद पैदल गधों को लेके आ गए दिल्ली अपने घर। उनके पर्सनल स्ट्रगल्स और दुख दर्द उनके शायरी में दिखते थे और उनके टॉपिक ज्यादातर फिलॉसफी, प्यार, नफरत, धोखा, दुनिया की सच्चाई पे बेस्ड थे। जैसे कि मैंने पहले बोला कि उनकी पढ़ाई पर्शियन और अरबिक लैंग्वेज में हुई थी, लेकिन वो एवरीडे लाइफ में उर्दू और हिंदी बात करते थे, जिसकी वजह से उनका पर्शियन, अरबिक, उर्दू और हिंदी वर्ड्स के फ्री स्टाइल राइमिंग शायरी सुन के लोग येड़े हो जाते थे और कुछ तो वाह वाह करके खुद को झापड़ भी मारते थे। प्यार मोहब्बत के अलावा उनका सूफियाना स्टाइल में भी बहुत नाम था और उनके शायरियों में गॉड की इबादत, मेडिटेशन, रियलिटी ऑफ गॉड जैसे टॉपिक्स का भी अच्छा खासा जिक्र रहता था। कुछ पब्लिक ऐसा भी बोलती है कि उनकी राइटिंग इतनी अच्छी थी कि ऐसा लगता था कि उनके वर्ड्स खुद रीडर से बात कर रहे हैं। उनके कविता और शायरी सिर्फ हिंदुस्तान तक ही लिमिटेड नहीं थी, उनके फैंस ने उनके वर्क को अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके दुनिया भर में फैला दिया और उनको वर्ल्ड फेमस बना दिया था। गालिब साहब का मुकाबला उस टाइम के फेमस शायर ज़ौक़, मीर ताकी मीर और मोमिन से अक्सर होता था, लेकिन वो लोग आजकल के नकली रैपर के जैसे एक दूसरे को डिस, ब्लॉक और बदनाम नहीं करते थे, बल्कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट भी करते थे और सीखते भी थे एक दूसरे से। मिर्जा गालिब के स्टूडेंट अल्ताफ हुसैन हाली ने उनके ऊपर एक बायोग्राफी भी लिखी है जिसका नाम है यादगार गालिब। गालिब के लाइफ पर कई मूवीज, बुक्स और टीवी सीरीज भी बनी है वर्ल्ड वाइड और उनमें से 1954 में बनी फेमस मूवी मिर्जा गालिब और 1988 में दूरदर्शन की फेमस टीवी सीरीज मिर्जा गालिब है, जिसमें मिर्जा गालिब का रोल प्ले किया है बॉलीवुड के फेमस चचा नसीरुद्दीन शाह ने। 2017 में गूगल ने उनके 220वें जन्मदिन पर एक स्पेशल डूडल भी बनाया था उनके इंडियन होम पेज पर और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने उनका एक स्टैच्यू बनाया है जो आज भी अच्छे खासे कंडीशन में है। उनको उनके पूरे लाइफ में इतने ऑनर्स और अवार्ड्स मिले कि उस पर एक अलग वीडियो बना सकते हैं अपन। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बहुत सारे स्कूल्स, सड़क और इवेंट्स भी मिर्जा साहब के नाम पे रखे गए हैं जो आज भी एक्टिव है। उनकी याद में मिर्जा गालिब रोड पर एक वॉल मुराल भी बनाई गई है और बॉलीवुड के भी कई चोर डायरेक्टरों ने मिर्जा गालिब के कई सारे पोएम्स और शायरी को अपने गानों में यूज करके उनको अपने नाम से ही बेचते। तो खैर 15 फरवरी 1869 को मिर्जा गालिब की मौत हुई उनके घर चांदनी चौक में जब वो 72 इयर्स के थे। उनकी कब्र बाबा निजामुद्दीन औलिया के दरगाह के पास ही गई है और उनका घर आज की तारीख में एक म्यूजियम है। उनके गुजरने के कुछ साल पहले ही गालिब ने करीब 11,000 पर्शियन पोएम्स और 1700 उर्दू पोएम्स को अंजाम दिया। उनके कुछ फेमस शायरियों में से ये कुछ लाइंस है। ऊंची दुकान, फीका पकवान, खद्दर की लंगोटी, चांदी का पिगदान, 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। नहीं सॉरी भाई, ये गालिब साहब की शायरी नहीं थी, या नाना साहब की शायरी थी। नाना साहब एक्चुअली गालिब से भी बहुत बड़े शायर थे, लेकिन एक्चुअली में कैसा है कि वो शायरी छोड़ के बीच में हंसने के एड़े के जैसे
और फिर वो बीच में बहुत गाली वगैरह भी देने के शायरी के बीच में, तो इसके लिए वो बंद कर दिया वो शायरी करना। तो खैर, उनके कुछ फेमस शायरियों में से ये कुछ लाइंस है। इन हाथों की लकीरों पे मत जा गालिब, नसीब तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। तोड़ा कुछ इस अदा से ताल्लुक उसने गालिब कि सारी उम्र हम अपना कसूर ढूंढते रहे। अभी इतना सब गालिब साहब के बारे में पढ़ के मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं तुमको 2 लाइन शायरी सुना दूं। आदाब तो बोलो यार। हाँ तो पेश है कि कुछ तो था उसके होठों पर, ना जाने हमसे क्यों शर्माती थी। एक दिन हंसी तो पता चला कि साला वो तो तंबाकू खाती थी। एनीवेज, गालिब का नहीं मालूम, लेकिन तुम कमेंट्स में बताओ कि तुमको मेरी शायरी और ये स्टोरी कैसी लगी और तुम्हारे फेवरेट शायर और शायरी कौन से है। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और वो क्या बोलते हैं, चैनल को मेहरबानी करके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करो। तो बहुत जल्दी ऐसे ही कड़क टॉपिक पे सबसे सिंपल वीडियो लेके मिलूंगा तुम सबसे इंशाल्लाह। तब तक के लिए सलाम, दुआ, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।